सर, आपने अपना करियर टीवी, फिल्म और ओटीटी तीनों प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड है। तो आपके लिए कौन सा मीडियम क्रिएटिवली सबसे चैलेंजिंग और कौन सा सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा है और क्यों? सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो वेब सीरीज़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो कैरेक्टर है वो जो चाहता है वो कर सकता है। आज की डेट में भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ बनते हैं उनमें ज़्यादा सेंसरशिप का चक्कर नहीं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यूए सर्टिफिकेट चाहिए या कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, यू सर्टिफिकेट चाहिए, या पेरेंटल गाइडेंस और एडल्ट क्या क्या सर्टिफिकेशन होता है। तो उतना चक्कर वेब सीरीज़ में नहीं रहता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में कैरेक्टर को पूरा फ्रीडम रहता है कि वो कुछ भी बोले कुछ भी करे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो वही है। बाकी चैलेंजिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किरदार जिससे मैं सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहता हूँ, किसी भी कैरेक्टर से जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बहुत अनोइंग लगता है या बहुत ही हेटफुल लगता है, जो मुझे बहुत बुरी बात लगती है, और अगर किसी किरदार को मुझे करना पड़े जो कि वही काम करता है जो मुझे बहुत गंदी लगती है, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं कैरेक्टर को दिल से अपनाता हूँ। एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मान लीजिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और मुझे कसाई का रोल मिले जिसमें कि मेरे को काम करना है बकरा काटने का, है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही होगा। क्योंकि मैं तो नॉनवेज तक नहीं खाता, मैं मीट की दुकान में कभी नहीं जाता, और मुझे बकरा काटने का जी। किरदार मिला, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि मैं उसको दिल से ही करूँगा। अगर मैं बकरा काटूंगा तो फिर मैं कसाई की तरह ही काटूंगा, मैं फिर वैसा ही बनूंगा और दिल से उसको फील करके करूँगा। तो वो स्टेट अचीव करने के लिए मेंटली कैरेक्टर वाइज उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अनोखे लाल सक्सेना ने आपको हाउस होल्ड नेम बना दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है ये कैरेक्टर आपकी वर्सैटिलिटी को ओवरशैडो कर रहा है। उस फेज को आपने कैसे नेविगेट किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अनोखे लाल सक्सेना का किरदार जो कर रहा हूँ उसके अलावा मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और सब में मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया है। छिछोरे में जो मेरा रोल है जिसमें मैं बोलता हूँ वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे वो बहुत हिट हुआ था। पटाखा में विशाल भारद्वाज सर ने मुझे मेन विलन का रोल दिया, इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, तो वो बहुत बढ़िया। पटेल का ठरकी पटेल वो एकदम अलग है। अपहरण सबका कटेगा में एकदम मैंने अलग काम किया है दुबे जी का। तो सेक्रेट गेम्स में अनुराग कश्यप जी के साथ किया पुरुषोत्तम बरिया कैरेक्टर। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं। तो शुरू में ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे कोई एक कैरेक्टर करते हुए ही अपना पूरा पूरा करियर ख़त्म नहीं करना है। मुझे ऐसा विश्वास था कि मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ और बहुत तरह के कैरेक्टर्स को कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने इस बात का कॉन्शियसली ख्याल रखा और शुरू से ही मैंने सक्सेना के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए जिसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला। तो मैं फंसा नहीं हूँ कभी भी। आप ज्यादातर सपोर्टिंग और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स किए हैं। इंडस्ट्री में लीड वर्सेस कैरेक्टर एक्टर का जो परसेप्शन होता है उस पर आपका क्या पर्सनल व्यू है? लीड वर्सेस कैरेक्टर एक्ट्रेस का परसेप्शन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि लीड एक्टर है तो वो लीड एक्टर है, उसी लीड एक्टर की वजह से पिक्चर बिकेगी, उसी लीड एक्टर की वजह से ऑडियंस टिकट खरीद के फिल्म देखने जाएगी या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेगी, उसी लीड एक्टर की वजह से ना, जिसको पोस्टर में आपने यूज़ किया है। तो लीड एक्टर की अपनी जगह है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, और जो कैरेक्टर एक्टर है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। अगर कैरेक्टर एक्टर नहीं होगा तो आपकी फिल्म या वेब सीरीज बनेगा नहीं, आपकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का कोई उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। ये बेकार बातें हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को। अ, लोग आपको कॉमेडी से जोड़ते हैं, लेकिन सीक्रेट गेम्स, अपहरण, गिल्टी माइंड जैसे प्रोजेक्ट्स में आपका सीरियस रोल्स भी दिखा है।
तो क्या कॉमेडी एक्टर होना भी सीरियस रोल मिलने में बैरियर बना है कभी? सीरियस रोल भी मुझे मिले हैं, पर ये सच है कि कॉमेडी मुझे ज़्यादा ऑफर होता है, क्योंकि मैं कॉमिक रोल्स में ज़्यादा हिट हुआ हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारा काम है, गिल्टी माइंड्स है, इवन अपहरण सबका कटेगा उसमें भी वो मैंने कुछ ऐसा। और दूसरी बात यह है कि एज ए कॉमेडी एक्टर जब भी मैंने कोई कॉमिक रोल किया है तो मैंने उसमें कोई ऐसा स्लैपस्टिक कुछ नहीं किया है, ऐसे मुंह कान नहीं बनाया है, वैसे एक्सप्रेशन नहीं दिए। वो तो नेचुरली अमिताभ बच्चन ने भी किया है। अमिताभ बच्चन ने कम कॉमेडी की है क्या? उनका आप करियर देखो, कितना हंसाया उन्होंने, है ना। तो ये है कि सीरियस काम भी मुझे मिला है और कॉमिक रोल्स भी मिले हैं, और मैं दोनों को एंजॉय करता हूँ और दिल से करता हूँ। और मुझे सीरियस रोल्स में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका पटाखा, मिस्टर विशाल भारद्वाज ने जो बनाया, और सेक्रेट गेम्स जो अनुराग कश्यप ने बनाया। दोनों में मैंने सीरियस रोल किया है और लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। सर भाभी जी घर पे हैं, बिग स्क्रीन पर लाना एक बड़ा स्टेप है, तो टीवी के बिलोवेड कैरेक्टर्स को सिनेमा के स्केल पर एडॉप्ट करना कितना चैलेंजिंग? देखिए, इसमें जो सिनेमा होता है ना, सिनेमा में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है डायरेक्शन और दूसरी चीज़ है राइटिंग। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब, राइटर साहब तो कमाल के थे ही, वो उनका स्वर्गवास हो गया, श्री मनोज संतोषी, फर्स्ट हाफ उन्होंने ही लिखा है। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं शशांक बली, वो सिनेमा की तरह सोचते हैं, बहुत बड़े जीनियस आदमी हैं वो। मुझे लगता है कि उनका ड्यू अभी तक उनको नहीं मिला है, जो वो डिजर्व करते हैं इस इंडस्ट्री ने अभी तक उनको वो नहीं दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा जी घर पर हैं एज ए फिल्म रिलीज होने के बाद थिएटर में ये हिट होगी, बॉक्स ऑफिस सक्सेस होगी ये, और शशांक बली को उनका ड्यू जो है वो मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जिन कलाकारों को आप पिछले 11 साल से अपने घर के टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे, सिर्फ उन कलाकारों को देखने के लिए आप पैसे खर्च करके थिएटर न जाएं। उसके लिए हमने ये किया है कि कहानी ही ऐसी लिखी है जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है रवि किशन, वो है मुकेश तिवारी, वो है विजेंद्र काला, वो है अपने क्या नाम है इनका, निरहुआ, ये लोग। और ये लोग सिनेमा की वजह से जाने जाते हैं। निरहुआ जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, मुकेश तिवारी जी हो गए, विजेंद्र काला जी हो गए, ये लोग सिनेमा की वजह से जाने जाते हैं, टीवी की वजह से नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े मुश्ताक खान साहब हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बेसिकली इस पूरी फिल्म की कहानी में मेन है। हम लोग भी हैं, पर वो लोग मेन है, उनकी वजह से ये कहानी है, उन लोगों की वजह से। तो ये मेन वजह है कि इसमें सिनेमैटिक वैल्यूज बहुत ऐड हो गए हैं। तो भाभी जी घर पर हैं का जो नैरेटिव है इस फिल्म में, उसमें बेसिकली भाभी जी घर पर हैं का जो ह्यूमर है, जो ब्रांडिंग है, वो तो अपनी जगह है ही, जो कि पिछले 11 साल से लोगों को बहुत एंटरटेन कर रही है। और अब उसमें ये सारे लोग जो आए हैं, रवि किशन, निरहुआ जी, मुकेश तिवारी, विजेंद्र काला सर, तो ये लोग जो आए हैं इस वजह से जो ये ब्रांड है और ये जो इसका ह्यूमर है भाभी जी घर पर है का, वो ह्यूमर नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया है, वो नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो इस वजह से आपका जो पैसा खर्च होगा टिकट खरीदने में, वो पूरी तरह से पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होगा। सर एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे लोग जो है काफी मतलब उस चीज को लोग जो है काफी कंपैरिजंस कर रहे हैं। पहले शिल्पा शिंदे जी थी भाभी जी घर पे शो में, फिर उसके बाद जो है शुभांगी अत्रे ने किया, 17-18 साल लेके आई हैं, 10-11 साल कितने साल तो करके आई हैं वो। फिर उसके बाद वापस शिल्पा शिंदे जी आ गई हैं। तो लोग जो है, आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन माइंड में रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, तो शुभांगी अत्रे फिल्म में है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, आपको मैं इसको इस ढंग से समझाता हूँ कि जो टेलीविजन सीरियल होता है ना, उसमें लोग एक्टर से प्यार नहीं करते, कैरेक्टर से प्यार करते हैं। टीवी सीरियल की ये खास बात है। सिनेमा में और सीरियल में यही फर्क है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। सिनेमा में लोग एक्टर से प्यार करते हैं, सिनेमा में उनको शाहरुख खान चाहिए, उनको सलमान खान चाहिए,
अक्षय कुमार चाहिए, अजय देवगन चाहिए, हैं? लेकिन सीरियल जब आता है तो उसमें सक्सेना चाहिए, अंगूरी चाहिए, उसमें हप्पू सिंह चाहिए, उसमें सानंद वर्मा नहीं चाहिए, उसमें योगेश त्रिपाठी या शुभांगी अत्रे या शिल्पा शिंदे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस कैरेक्टर की बात हो रही। तो इस वजह से हम लोग देखो ना, अगर जो एक्टर्स होते हैं सिनेमा, इसीलिए तो अगर अक्षय कुमार सर जो हैं, हम अगर आप ध्यान दो इस बात पे, हम हर हफ्ते जो 5 एपिसोड करते हैं, अगर उसको आप मिला दो तो एक फिल्म का ड्यूरेशन हो जाता है। 5 एपिसोड में एक फिल्म का ड्यूरेशन होता है। हर एपिसोड में आप मुझे देखते हो, सानंद वर्मा को एज एन एक्टर, ओके? लेकिन सानंद वर्मा एज एन एक्टर मायने नहीं रखता, क्योंकि आप 11 साल से किसी एक एक्टर की, अब आप सोचो अक्षय कुमार सर, हर हफ्ते अक्षय कुमार सर की अगर एक फिल्म आए, या शाहरुख खान सर जो है वो हर हफ्ते एक फिल्म लेके आए, तो वो नहीं चलेगी फिल्म। लेकिन हम डेली एक एपिसोड लेके आते हैं, हर हफ्ते एक फिल्म हम लेके आते हैं, पर वो 11 साल से चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक्टर नहीं, वहां पे कैरेक्टर से मोहब्बत है, कैरेक्टर से। तो इसलिए शुभांगी अत्रे जी ने भी बहुत अच्छा किया था, अंगूरी जी ने जो शुरुआत की थी, उसके हम लोग आज भी, जो 10 साल पहले शिल्पा शिंदे जी जो करके गई है, आज भी हम रिपीट में देखते हैं उनके काम को। तो वो भी बहुत, शुभांगी जी ने भी अच्छा संभाला 10 साल तक, और फिर शिल्पा जी वापस आई हैं, ये भी शो के लिए बहुत अच्छा है, और ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। अभी मैं चंदेरी गया था, वहां पे रात के 2 बजे की बात है, मैं वो हाफ फ्राई अंडे का ऑर्डर दिया था मैंने, और मैं खड़ा था वहीं फुटपाथ पे, और 3 बाइक से, हर बाइक पे ट्रिपल सीट थे, 9 लड़के आए, और सब ने बुला रहे शिल्पा जी वापस आ गए, हम लोग बहुत खुश हैं। वो बहुत अच्छी लगती थी हमको, उनके पुराने एपिसोड हम रिपीट में देखते हैं, वो वापस आ गए, तो देवर सो एक्साइटेड। एक स्मॉल टाउन की बात कर रहा हूँ मैं, चंदेरी। तो हम लोग, और जो ओरिजिनल भाभी जी हैं वो तो शिल्पा शिंदे ही हैं, और उनसे हम सबको उन्हीं से प्यार हुआ था सबसे पहले। जो शुरुआत का जो 1 साल हमारा रहा है, तो हमको जो प्यार हुआ था जिस अंगूरी से, उसको निभाया था शिल्पा शिंदे जी ने, इसीलिए आज भी हम उनका रिपीट में देखते हैं। तो शिल्पा जी माइंड ब्लोइंग है, गजब का वो करती हैं एज अंगूरी, इसमें कोई शक नहीं। शुभांगी जी ने भी अच्छा संभाला उसको, वापस शिल्पा जी आई हैं, तो ये शो के लिए बहुत अच्छी बात है। और कंपेयर करने की बात बेकार है, कंपेयर करना नहीं चाहिए। हर कलाकार अपने आप में कुछ ना कुछ करता है, हर कलाकार की अपनी मेहनत होती है, हर कलाकार का अपना यूएसपी होता है, हर कलाकार में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होती है जिसकी वजह से लोग देखते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। 10 साल तक शुभांगी अत्रे को लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों को मजा आया, तभी तो 10 साल तक कर पाई वो, तो उन्होंने भी कुछ अच्छा किया ही होगा। बाकी सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर तो बहुत सारे नल्ले घूम रहे हैं, उनको कुछ काम वाम तो है नहीं, बस कुछ भी कमेंट और कुछ भी टाइम पास करते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, और ज़्यादा ये कंपैरिजन वाले गेम में पढ़ना नहीं चाहिए। कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। सर, टेलीविजन इंडस्ट्री की बात की जाए तो सर हमेशा एक डिबेट सामने आता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर काफी डिबेट होती है। तो आप पर्सनली कभी बर्नआउट या एग्जॉशन फेस किया है? मैंने तो लाइफ में इतना एग्जॉशन फेस किया है कि अब मैं एग्जॉस्टेड होता ही नहीं हूँ कभी। मैं इतना स्ट्रगल देख चुका हूँ, तो मैं थकता वकता नहीं हूँ। लेकिन ये सच है कि लॉन्ग आवर्स का प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में, और डिलेड पेमेंट्स का भी प्रॉब्लम है। अगर हमने 1 जनवरी को मैंने अगर कोई काम किया, तो 1 जनवरी का पैसा मुझे 15 मई को मिलेगा, 4.5 महीने बाद। कौन सा ऐसा काम है बताओ जिसमें आप आज मेहनत कर रहे हो और आपको पैसा 4.5 महीने बाद मिल रहा है? तो ये बहुत लेट से पेमेंट मिलता है, तो ये कम से कम बहुत होना चाहिए तो 30 डेज हो, या वर्स्ट के सिनारियो 45 डेज, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और जो लॉन्ग आवर्स हैं वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लोग 14-14 घंटे, अभी तो आजकल वर्टिकल सीरीज चल रहे हैं, उसमें लोग, मैं भी एक वर्टिकल सीरीज किया था एक्सपीरियंस के लिए, 21 आवर्स पूरा शूट किया, 21 घंटे वर्टिकल सीरीज। मैंने कसम खाई भैया अब नहीं करूँगा कभी। तो ये प्रॉब्लम तो है, पर प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमारा रेगुलराइज नहीं हुआ है इंडस्ट्री। हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी डावाडोल है, हिले हुए हैं, डिसिप्लिन में हम लोग रहते नहीं हैं, कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जो हैं, या जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स हैं, वो कहीं ना कुछ तोड़ कर ही लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाल ही लेते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो रेगुलराइज नहीं होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री में इश्यूज तो हैं बहुत।
सर कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने सीरियसली सोचा बस अब और नहीं, या फिर आप कैसे बाउंस बैक किए? नहीं, अब और नहीं, क्या होता है, मैं ज़्यादा ये सब नहीं सोचता हूँ। मैं आज के इस मोमेंट में रहता हूँ। आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो हो चुका है उसको भूल जाता हूँ, और आने वाले वक्त में क्या होगा उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। आज मैं रहता हूँ और हर हाल में खुश रहता हूँ। मेरा मानना है कि अनकंडीशनल हैप्पीनेस अगर आपने अचीव कर लिया तो उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ऊपर वाला जो है वो मुझे, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ, और मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूँ। जो होना होगा ज़िंदगी में वही होगा। ज़्यादा लोड लेके नहीं चलता हूँ, वो रिलैक्स रहना चाहिए। सर लास्टली आपसे जानना चाहिए कि मर्दानी 3 रिलीज हुई है, हम्म। और मतलब आपने मर्दानी रानी मुखर्जी के साथ काम किया है, तो काफ़ी लोग जो है उस चीज़ को मतलब मर्दानी 3 को पसंद कर रहे हैं अभी भी। तो क्या कहेंगे आप रानी मुखर्जी के बारे में, और एज एन एक्ट्रेस वो कैसी हैं? आई लव रानी जी, आई लव हर, आई लव हर। और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो डेब्यू फिल्म है मर्दानी, जी। उसमें रानी मुखर्जी जी थी, और उनके साथ बहुत बढ़िया मेरा अनुभव रहा। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उनके साथ मुझे ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि आगे भी मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिले। बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं वो, और बहुत ही अच्छी इंसान है। जस्ट मर्दानी तो एक कैरेक्टर है ही जो वो करती हैं इतना अच्छा। और भी आप ब्लैक में देखो उनका परफॉर्मेंस, जी। मैजिकल परफॉर्मेंस है, मैजिकल। जी। शी इज अनबिलीवेबल आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आई ट्रूली एडमायर हर, अडोर हर, आई अडोर रानी मुखर्जी। सर लास्टली फैन जो यंगस्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं सर आपके? यंगस्टर्स के लिए मैसेज यही है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और आज की डेट में अगर आप में रियल टैलेंट है तो उसको शोकेस करने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप टैलेंट पे भरोसा करो, शॉर्टकट्स पे नहीं। शॉर्टकट पे जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करोगे, शॉर्टकट जैसे ही पकड़ना शुरू करोगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। और अगर आपने हार्ड वर्क पे भरोसा किया, अगर आपने अपने टैलेंट को होन किया अच्छे से, आपने लगातार डेली कुछ ना कुछ सीखा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, न्यू स्किल सेट्स एक्वायर किए, मेहनत किया अपने क्राफ्ट पे, तो वो एक लंबा रास्ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही है जो कि आपको खुशी देगा, आपको सक्सेस देगा। और आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक फिल्म है रोहनदीप सिंह बिष्ट की, जिसका नाम है बकरा क्रिकेट। उसमें मेरे साथ स्वानंद किरकिरे हैं, और भी बड़े बड़े बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो वो है। फिर एक फिल्म है घूंघट, जिसके राजीव रुइया डायरेक्टर हैं, जिन्होंने माई फ्रेंड गणेशा जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई है। उस फिल्म में ईशा देओल जी हैं, फिर हमारे संजय मिश्रा जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, हेमंत पांडे हैं, श्रेयस तलपड़े हैं। वो भी बड़ी अच्छी शानदार फिल्म है, बहुत मज़ेदार है। वो हॉरर कॉमेडी है, और एक मैसेज है बहुत बड़ा। तो घूंघट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है। उसके अलावा कुछ और बहुत बढ़िया काम है, जैसे कि एक सेक्शन 108 नाम की फ़िल्म मैंने की थी मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, तो वो फिल्म भी आने वाली है। तो ये कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है रिलीज़, वो है भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन, जो कि फ़िल्म है। सर और एक अपने स्टाइल में, आई लाइक इट वाले स्टाइल में आप ऑडियंस को अपील कर दीजिए भाभी जी घर पे हैं तो देखने के लिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन 6 फरवरी को थिएटर में ज़रूर जाइए। और अगर 6 को नहीं जा पाए तो 7 को जाइए या 8 को जाइए, पर जाइए ज़रूर, और थिएटर में इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश होकर निकलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत एंटरटेनमेंट होगा आपका, आप बहुत मज़े करेंगे, आप हंसेंगे, आपको ये फिल्म बहुत गुदगुदाएगी, और आपका फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होगा। भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन 6 फरवरी को थिएटर में जाकर देखना न भूलें। और एडवांस में आपको बोल रहा हूँ
इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर जाएंगे और थिएटर में ये फिल्म देखेंगे। आई